हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो जेट का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो है 2017 का। तो चलो टाइम खराब से शुरुआत करते हैं। जेट 2017 के जो एग्रीकल्चर का पेपर है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, भैंस का गर्भावधि या गर्भकाल। भैंस की गर्भावधि या गर्भकाल कितना होता है? तो भैंस का कितना होता है? 10 मंथ्स और 10 महीने और 10 दिन। 10 महीने और 10 दिन। इस हिसाब से 10 महीने के गुणा 30 तो कितने दिन हो गए? 300 और 10 दिन एक्स्ट्रा तो कितने हो गए? 310 दिन। तो भैंस में जो गर्भावधि समय होता है वो कितना होता है? 310 दिन, 310 डेज। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने फ़ारेनहाइट में 98, 101, 65 और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। सब कुछ दे रखा है इन्होंने क्या? फ़ारेनहाइट में। तो मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां हम बात कर लेते हैं गाय और भैंस के तापमान की। काऊ एंड बफेलो, गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बकरी की बात करते हैं तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर भेड़ की बात करते हैं तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां तक ठीक है। मुर्गी की बात करें तो कितना है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ऊंट की बात कर लेते हैं तो कितना है? 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात थी मुर्गी के शरीर का तापमान। तो मुर्गी के शरीर का तापमान ऑप्शन नंबर 4 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन आओ, मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड, मीट ऑफ शीप, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखना। फर्स्ट ऑप्शन है चिकन, बीफ, पोर्क और मटन। चिकन, बीफ, पोर्क और मटन। चिकन, बीफ, पोर्क और मटन, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? तो भेड़ के मांस को इनमें से क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन से होगा कौन सा? मटन। तो गुरु जी चिकन, चिकन कहा जाता है मुर्गी के मांस को। इसमें प्रोटीन होती है कितनी परसेंट? 26% प्रोटीन होती है। बीफ कहा जाता है गाय के मांस को। क्या कहा जाता है? गाय के मांस को। पोर्क कहा जाता है सुअर के मांस को। क्या कहा जाता है? सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। तो गुरुजी भैंस, भैंस के मांस को कहा जाता है बफन। क्या कहा जाता है? बफन। या जो जंगली भैंस होती है उसे कहा जाता है केरा बीफ। जो दरियाई भैंस होती है उसे कहा जाता है केरा बीफ। तो यहाँ भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मटन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो गया? मटन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट इज डिफिशिएंट इन मिल्क, निम्न में से कौन सा तत्व है, एलिमेंट है जो दूध में कम पाया जाता है? दूध में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन में फर्स्ट है अपना आयरन, सेकंड है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीज, ध्यान रखना Mn होता तो मैग्नीज है, Mg लिखा हुआ है तो क्या है? लिखा हुआ है इधर मैग्नीशियम। तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फॉस्फोरस। तो दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? आयरन की। किसकी पाई जाती है? आयरन। लोहे की कमी पाई जाती है। दूध में किसकी कमी पाई जाती है? लोहे की कमी पाई जाती है। चलो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दूध की हड्डियां मजबूत होती है। अगर फॉस्फोरस की बात करते हैं तो दूध और दही में से फॉस्फोरस दही में ज्यादा पाया जाता है। दूध और दही में से अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस किसमें ज्यादा होता है? दही में ज्यादा होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डबल पर्पज, डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? निम्न में से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से गाय की जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय का मतलब अगर नस्लों का वर्गीकरण करते हैं तो पहली आती है दुधारू, गाय की दुधारू नस्लें। दूसरी आती है द्विप्रयोजनी, डुअल पर्पज। तीसरी आती है बाहरवाक और चौथी आती है विदेशी।
अगर गाय की नस्लों का वर्गीकरण करते हैं तो दुधारू, द्विप्रयोजनी, भारवाहक और विदेशी नस्लें। विदेशी मतलब इनका मूल स्थान इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो बाहर की नस्लें हैं वो कौन सी है? विदेशी है। जो सर्वाधिक दूध के लिए पाई जाती है या उनका दूध उत्पादन अधिक है वो कौन सी है? दुधारू। दुधारू नस्लें है कौन कौन सी? सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। दुधारू नस्लें कौन सी है? सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। द्विप्रयोजनी कौन सी है? हरियाणा, थार पारकर और कांकरेज। हरियाणा, थार पारकर और कांकरेज। भारवाहक कौन सी है? मोस्टली नागौर देखते और बहुत सारी। विदेशी नस्ल जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये कौन सी है? विदेशी। यहां पूछा गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो गिर है। कौन सी नस्ल है? दुधारू। थार पारकर है, कौन सी है? द्विप्रयोजनी। तो यहां ऑप्शन सही कौन सा होगा? थार पारकर। थार का मूल स्थान कहां है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। कौन सा है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। थार पारकर का जो मूल स्थान है वो कहां है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जिनका मूल स्थान है ना वो कौन सी मानी जाती है? देसी नस्लें मानी जाती है। बाकी जो विदेशों में है वो कौन सी है? विदेशी नस्लें। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा? थार पारकर। आ जाओ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहां स्थित है? NDRI करनाल, हरियाणा। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया करनाल, हरियाणा। NDRI कहां स्थित है? करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध निकालने का सर्वोत्तम विधि या सर्वोत्तम मेथड कौन सा है? दूध निकालने या दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। विधियां कौन कौन सी देखी है? पहले देखिए अंगूठा विधि, नकलिंग। क्या दे रखी है? नकलिंग। दूसरी है मुट्ठी बांधकर, पूरी मुट्ठी को बांधकर। तीसरी है चुटकी मेथड और चौथी है अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। अंगूठा और चुटकी। तो यहां सही मेथड होता है दूध निकालने का कौन सा है? मुट्ठी बांधकर, फ्रस्टिंग। कौन सा है? फ्रस्टिंग। ध्यान रखना, दूध निकालने का सही मेथड कौन सा है? मुट्ठी बांधकर, या इसको कह सकते हैं पूर्ण हस्त दोहन भी कह सकते हैं। पूर्ण हस्त दोहन भी मिल सकता है, लिखा हुआ आपको, फुल हैंड मेथड। अगला देखो, फूट एंड माउथ डिजीज, ये हर बार पूछा जाता है, एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FMD, खुरपक्का और मुंहपक्का किससे होता है? कौन से जानवरों में ज्यादा होता है? कौन से वायरस से होता है या जीवाणु से होता है? ऐसा वैसा पूछता है कौन सा? ये पहले यही पूछ लिया, कौन सा जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। देखो, फूट एंड माउथ डिजीज, खुरपक्का, मुंहपक्का, या इसे कह सकते हैं FMD। इज इन कैटल, पशुओं में, इज काजेज बाय, किसके द्वारा होता है? पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का रोग सामान्यतः किस कारक के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो FMD किससे द्वारा होता है? वायरस से। FMD किससे होता है? वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजय भाई, अगला है गर्बर मेथड इज यूज फॉर टेस्टिंग। गर्बर मेथड का जो यूज किया जाता है किसके टेस्ट के लिए किया जाता है? तो गर्बर मेथड का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए होता है? फैट टेस्ट। किसके लिए? वसा परीक्षण। तो यहां क्या आ जाएगा? फैट। गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो यहां किस परीक्षण के लिए हो गया? वसा परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा अपना। एक चीज और देखना, यहां बार प्रश्न पूछा जाता है, जिस 2012 में सुपरवाइजर में पूछा गया था एक प्रश्न, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सामान्य हम भेड़ मानते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा दोबारा आता है, कभी भी आता है, तो वहां क्या मानना है? भैंस मानना है। तो किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? भैंस के में, क्योंकि 2 बार प्रश्न पूछा गया है ये, और उसका ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने क्या माना है? भैंस माना है। देखो, मिल्क वैन, दुग्ध सिराएं, इन काउ कंटेन, दूध, जो गाय में दुग्ध सिराएं होती है एन में, उनमें क्या बहता है? गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है या क्या बहता है? तो ध्यान रखना, जो दुग्ध सिराएं होती है ना, उनमें क्या बहता है? रक्त बहता है। क्या बहता है? ब्लड, रक्त बहता है। क्या बहता है? ब्लड। अब एक ध्यान रखना, अगर 1 ग्राम दूध की बात करते हैं
तो ये 400 ml, 400 ml, अगर ग्राम या ml की बात करें तो ये 400 ml रक्त से होकर गुजरता है। 1 ग्राम दूध या 1 ml दूध 400 ml रक्त से होकर गुजरता है। तो जो दूध में दुग्ध सिराएं होती है उनमें क्या बहता है? रक्त बहता है। हाँ, कुछ कंडीशन में दूध और खून दोनों ही मान लेते हैं, मोस्टली बहता है ना, वो क्या बहता है? खून ही बहता है, दुग्ध बहता नहीं है। हाउ मेनी किलोग्राम इज 1 ब्लेड ऑफ कॉटन इन इंडिया? भारत में कितने किलोग्राम की जो गांठ होती है वो किसकी मानी जाती है? कपास की। कपास की एक गांठ का वजन कितना माना जाता है भारत में? एक बंडल, 1 बेल्स, एक गांठ का, इसको बेल का 1 बेल्स ऑफ कॉटन, कपास की एक गांठ का वजन भारत में कितना माना जाता है? ध्यान रखना कितना? 170। अगर जूट की बात करें तो 180 किलोग्राम पर बैल का एक गांठ का कितना होता है? 170 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। Which one of the following is a hybrid variety of maize? निम्न में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? हो सकता है चारों किस्में चारों किस्में मक्का की हो, इनमें से एक संकर हो सकता है 3 किस्में किसी और की हो, एक मक्का की हो। इन्होंने पूछा है मक्का की संकर किस्म, तो मक्का की संकर किस्म कौन सी है? गंगा 11। ये हाइब्रिड वैरायटी है किसकी? मेज की। बाकी ये किस्में मक्का की है लेकिन ये संकर किस्में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा ऑफ राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो मैंने बताया था 575 mm। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 575 mm। भारत में कितनी होती है? 1194 mm। इंडिया में कितनी होती है? वर्ल्ड में कितनी होती है? 1000 mm। यहां पूछा राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा पूछी है तो कितने एमएम होती है? 575। यहां ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 564। सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला अपना प्रश्न है द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पिजन पी, अरहर लिखा हुआ है। अरहर की इष्टतम बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? अरहर की बीज दर कितनी होती है? ऑप्शन देखो, पहला है 8 से 10, दूसरा है 20 से 25, तीसरा 10 से 12, चौथा है 35 से 40 किलोग्राम। तो यहां जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो अरहर की बीज दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस द बॉटनिकल नेम ऑफ, कार्थेमस टिंक्टोरियस किसका वानस्पतिक नाम है? का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस, किसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपने सिसमम तिल, सनफ्लावर सूरजमुखी, तारामीरा और सनफ्लावर कुसुम। तो जो कार्थेमस टिंक्टोरियस है, कार्थेमस टिंक्टोरियस वो किसका है? कुसुम का है। किसका है? कुसुम। सनफ्लावर कौन सा है? सनफ्लावर। ऑप्शन कौन नंबर कौन सा हो गया? 4th। तिल का आपको पता ही है सिसमम इंडिकम, सिसमम इंडिकम, तारामीरा, इरुका सटाइवा, सूरजमुखी, एरियंथस, एनस हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अपना। हाँ, द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, CO2 की जो एवरेज कंसंट्रेशन होती है एनवायरमेंट में वो कितनी है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है? यहां इन्होंने पूछा है पीपीएम में। किसमें पूछा है? पीपीएम में। हमारे को पता है किसमें? अगर बात करते हैं एनवायरमेंट की, वातावरण की, और बात करते हैं मृदा की, मृदा से ज्यादा CO2 की बात करते हैं तो वातावरण से ज्यादा CO2 किसमें पाई जाती है? मृदा में। कितनी पाई जाती है? 10 टाइम 10 गुना एक्स्ट्रा पाई जाती है। तो वातावरण की बात करें तो वातावरण में CO2 कितनी थी? 0.03%। एनवायरमेंट में कितनी होती है? 0.3 या 2 से लेकर 3%। तो यहां तो 10 टाइम एक्स्ट्रा हो गई। अगर यहां पूछता डायरेक्ट परसेंट में तो कितना हो गया था? 0.03% हो सकता है। यहां पूछा इन्होंने पीपीएम में, तो परसेंट को पीपीएम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखो, जब भी अपने पास परसेंट में पता है और पीपीएम बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा
10,000 कर देंगे। कितने गुणा 10,000 कर देंगे? 10,000। जितना परसेंट दिया है उस परसेंट को पीपीएम बदलना है तो 10,000 से गुणा कर देंगे। अगर पीपीएम को परसेंट में बदलना है तो 10,000 का भाग दे देंगे। तो यहां जो सही आंसर आएगा वो कौन सा है? 300 पीपीएम। कौन सा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है? 300 पीपीएम। देखो यहां है 2 जीरो से 2 जीरो गए 3 और ये 2 जीरो इधर आ गए तो कितने हो गए? 300 पीपीएम। अगर 300 पीपीएम को हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में तो क्या करेंगे? 300 भाग 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ऊपर 3 है 2 जीरो है तो कितना हो गया? 0.03 पीपीएम परसेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो यहां वातावरण में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? 300 पीपीएम। अगर वायु में मृदा में पूछते तो कितने लिखोगे? 3000 पीपीएम। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बरसिम? बरसिम की फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु या कौन सा राइजोबियम जीवाणु होता है, उपयोगी रहता है? तो बरसिम के लिए यहां ऑप्शन कौन सा दे रखा है? राइजोबियम फेजुलाई, राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई और राइजोबियम मिलिलोटाई। यहां ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं अपने, राइजोबियम फेजुलाई, जापोनिकम, ट्राइफोलाई और मिलिलोटाई। अब देखते हैं कौन कौन सी के लिए कौन कौन सा काम में आता है। सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम मिलिलोटाई। तो ये किसके लिए काम आता है? रिजिका, मेथी और सेंजी। ल्यूसर्न, मेथी और सेंजी के लिए कौन सा? राइजोबियम मिलिलोटाई। फिर बात करते हैं राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई किसके लिए काम आता है? बरसिम के लिए। किसके लिए काम आता है? बरसिम। राइजोबियम जैपोनिकम किसके लिए काम आते हैं? सोयाबीन। किसके लिए काम आते हैं? सोयाबीन। और राइजोबियम फेजुलाई, फेजुलाई किसके लिए काम आते हैं? राजमा के लिए। किसके लिए काम मिलते हैं? राजमा। पूछा है बरसिम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बरसिम। बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किसमें? बरसिम में। तो कौन सा है? राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 नंबर का है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, ध्यान रखना यहां लिखा हुआ है क्या? नॉट एन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट। निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है? लिखा हुआ है यहां नॉट ए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, पादप पोषक तत्व एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक पादप पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17 है। 17वां कौन सा है? निकिल है। 17वां कौन सा है? निकिल है। 4 लाभदायक है। अब इनमें से देख लो, क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आयोडीन का कभी भी जिक्र नहीं होता, तो ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा। आयोडीन पादप पोषक तत्व नहीं है। द आइडल टेम्परेचर ऑफ ट्यूबराइजेशन, कंदों के बनने के लिए ऑफ पोटैटो, पोटैटो में कंद बनने के लिए, ट्यूबर बनने के लिए अनुकूल तापमान क्या है? किसी फसल में कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। या आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है अपन। 20 अगला क्वेश्चन है 20 होना। द ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, सोयाबीन चीन। सोयाबीन से क्या हो गया? सोयाबीन चीन, तो कहां हो गया? चाइना। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहां है? चीन में। भाई चीना, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। परसेंट कंटेंट ऑफ सल्फर इज एसएसपी इन आएगा यहां। सल्फर इन एसएसपी, एसएसपी में सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना होता है? पहले एसएसपी में होता क्या क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट में होता क्या क्या है? पहली चीज फास्फोरस होती है, दूसरी चीज सल्फर होती है और तीसरी चीज क्या होती है? कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम पाया जाता है। Ca।
सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा पूछी है, तो ध्यान रखना फास्फोरस कितना पाया जाता है 16%, सिंगल सुपर फास्फेट में 16, डबल सुपर फास्फेट में 32 और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48, 48, यहां तक ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल, यहां फास्फोरस की मात्रा कितना हो गया 16%। अगर बात आती है सल्फर की, तो सल्फर कितना पाया जाता है 12%। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना होता है 12% सल्फर पाया जाता है, ध्यान रखना सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना है 12%। अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। केंट इज ए इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ, केंट किसकी उन्नतशील किस्म है या प्रमुख किस्म है? केंट किसकी है? जेई की है, पूछने की जरूरत नहीं है। और केंट किसकी वैरायटी है? जेई की है। अगला जाओ। द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले, बार्ले की छिलका रहित किस्म है डोलमा। बार्ले की छिलका रहित किस्म कौन सी है? डोलमा। एक आती है करण 3, करण 5, ये भी कौन सी है? छिलका रहित किस्म है किसकी? बार्ले की, जो कि हस्कलेस वैरायटी या छिलका रहित किस्म कौन सी है? डोलमा। ये मंजुल का RS6, हाँ एक ध्यान रखना RS6 राजस्थान के लिए उपयुक्त जो कि वैरायटी कौन सी है? RS6। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, यूजफुल फॉर हार्ट पेशेंट, हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखा है। खाद्य रोग हृदय रोगियों के लिए खाद्य तेल कौन सा उपयुक्त माना जाता है? क्यों माना जाता है? जिस तेल में लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या लिनोलिक एसिड अधिक पाया जाता है, वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। पहले बात करते हैं किसकी? सूरजमुखी। सूरजमुखी में जो लिनोलिक अम्ल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 64%। कुसुम में कितना पाया जाता है? 78%। कितना पाया जाता है? 78%। इनमें तो बहुत कम पाया जाता है। अब बात करते हैं सूरजमुखी और कुसुम की। हृदय रोगियों में कौन सा उपयुक्त माना जाएगा? सीधा सा अपने को पता है, सूरजमुखी ऑप्शन में आता है, सूरजमुखी कर दिया, कुसुम आ गया तो कुसुम कर दिया। अब दोनों आ गए तो कौन सा करोगे? दिक्कत आ गई यहाँ। अगर दोनों आते तो कौन सा करोगे? कुसुम। लिखा हुआ दोनों ही फसलों में है कि दोनों ही तेल किसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं? हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त मानता है। अपने सूरजमुखी पढ़ते हैं तो सूरजमुखी का पढ़ लेते हैं, कुसुम का पढ़ लेते हैं तो कुसुम का पढ़ लेते हैं। लेकिन जहां ये दोनों ऑप्शन आते हैं वहां कौन सा सही माना जाएगा? कुसुम, सफलोवर। क्यों? क्योंकि इसमें लिनोलिक जो अम्ल है 78% पाया जाता है, सूरजमुखी में कितना पाया जाता है? 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला अपना प्रश्न है 25वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इसबगोल ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में इसबगोल का जो ग्रो करता है, उगाता है, वो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा कौन सा उगाता है? इसबगोल पैदा करने वाला, यहां अलग अलग कैसे देखा है तो यहां प्रोडक्शन कोई नहीं, एक ही बात है, जब प्रोडक्शन होगा वही होगा। इसबगोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा है? इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो इसबगोल का उत्पादन, ये जेट 2017 का पेपर है। किसका पेपर है? 2017 का। इस समय के हिसाब से उपयुक्त कौन सा होगा? जालोर। कौन सा होगा? जालोर। अगर प्रेजेंट में 22, 20, 21, 23 अब पूछा जाता है, 2020 के बाद पूछा जाता है, तो यहां ऑप्शन क्या होगा? बाड़मेर। ध्यान रखना बाड़मेर ऑप्शन में आएगा। अभी वर्तमान में जो इसबगोल है वो सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है? बाड़मेर में। इस हिसाब से कौन सा हो गया? जालोर। अगला जाओ, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर भी आपको पत्ता गोभी में एक रोग होता है, फूल गोभी में एक रोग होता है, ब्राउनिंग, भूरापन। फूल गोभी में भूरापन की कमी से होने वाला, भूरापन किसकी कमी से होता है? जो ब्राउनिंग रोग है कॉलीफ्लावर में, वो किसकी डेफिशिएंसी कमी से होता है? ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज द ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होता है? ब्राउनिंग बोरोन की डेफिशिएंसी। बटनिंग नाइट्रोजन से। फूल गोभी में दो ही पूछते हैं, बटनिंग और ब्राउनिंग। जब बटनिंग की बात आती है तो नाइट्रोजन, और ब्राउनिंग की, भूरापन की बात आती है तो बोरोन। थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा कौन सा? बोरोन। इससे तो कोई किसी का गलत होगा ही नहीं, सही ऑप्शन है। अगला जो, विच इज द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट, निम्न में से कौन सा उष्ण फल है? उष्ण का मतलब यहां जलवायु पूछी है भाई।
उष्ण का मतलब क्या है यहाँ? जलवायु। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जलवायु कौन सी है? शुष्क। राजस्थान की जलवायु कौन सी है? शुष्क। यहाँ पूछी उन्होंने उष्ण जलवायु, कौन सी पूछी है? उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु कहते किसे हैं? उष्ण जलवायु किसे कहते हैं? शुष्क जलवायु को तो आपका पता किसे कहते हैं? जहां गर्मियों में अधिक गर्मी, गर्मी में गर्मी अधिक, सर्दी में सर्दी अधिक, ये जलवायु कौन सी हो गई? शुष्क हो गई। उष्ण किसे कह दिया? गर्मी में गर्मी अधिक, सर्दी में सर्दी कम। उष्ण का मतलब गर्मियों में गर्मी तो अधिक होगी, सर्दी कम होगी, और इसके साथ ही वातावरण में नमी रहती है। हमेशा वातावरण में क्या बनी रहती है? नमी। तो उसे क्या कर देंगे हम? उष्ण जलवायु। तो यहाँ सेब और नाशपाती है, वो तो कौन से जलवायु के हैं? शीतोष्ण के। जो बेर है वो कौन जलवायु का है? शुष्क। और बचता है क्या अपना आम, मैंगो, ये कौन जलवायु का है? उष्ण जलवायु का। कौन से जलवायु का है? उष्ण, ट्रॉपिकल। यहां तक ठीक है। अगर टेम्परेट का पूछता, टेम्परेट का पूछता तो कौन सा हो जाएगा? एप्पल और पियर, एप्पल पियर पल्स प्लम जो भी है। और बेर पूछता है तो कौन से होगा? ड्राई क्लाइमेट का। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट? कौन सा हो गया? मैंगो हो गया। मैंगो, पपाया, बनाना, ये सब कौन सा है? ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट आओ, सीड रेट ऑफ पंपकिन। कद्दू की बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? तो कद्दू की 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सेकंड ऑप्शन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 29। अगला क्वेश्चन है अपना, कॉमर्शियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कॉमर्शियल व्यावसायिक विधि है किसकी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन की। किसमें? बेर में। कॉमर्शियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन बेर क्रॉप। बेर की फसल में वानस्पतिक प्रवर्धन की कौन सी प्रचलित विधि है? बेर में कौन सी प्रवर्धन किया जाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन। तो किससे करेंगे बेर में? बडिंग, कलिकायन। और बडिंग में भी कौन सा? रिंग बडिंग। कौन सा किया जाता है? रिंग, या हम कह सकते हैं छल्ला कलिकायन। कौन सा? छल्ला कलिकायन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन अपना थर्ड, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है अभी। गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सबको पता है, फ्रूट प्रोडक्शन से। किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन। अगर फल उत्पादन में पूछ ले तो किससे है ज्यादा? सेब। किससे है? एप्पल से। तो यहां जो पोटैटो प्रोडक्शन है आलू से है, तो वहां कौन सी है? राउंड या गोल क्रांति। अंडा से है तो कौन सी है? सिल्वर रिवोल्यूशन। तिलहन से है तो कौन सी है? येलो या पीली क्रांति। तो जहां यो है हॉर्टिकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन है तो कौन सी होगी? गोल्डन। इस गोल्डन रिवोल्यूशन का जनक किसको माना जाता है? भारत में। भारत में गोल्डन रिवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? केएल चड्ढा को। या फ्रूट प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है उसका जनक किसे माना जाता है? केएल चड्ढा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, टीएसएस इज मेजर्ड बाय। टीएसएस का मेजर्ड किससे करते हैं? टीएसएस किससे मापा जाता है? टीएसएस मतलब कुल घुलनशील ठोस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर। किससे ज्ञात किया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर। टोटल सोल्यूबल सॉलिड टीएसएस किस में मापा जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर से। अब हो सकता है ये भी पूछ ले जेम का और जेली का। अपन ज्यादा यही चलते हैं, जेम और जेली। जेम और जेली में टीएसएस कितना होता है? तो ध्यान रखना, जेम में कितना होता है? 68%। जेली में कितना होता है? 65%। बोलने में ध्यान रखना, पहले क्या बोलेंगे? जेली जेम नहीं बोलते, जेम जेली। जेम जेली, तो जो पहले बोलेंगे उसमें ज्यादा है, बाद बोलेंगे उसमें कम है। और कितना कम है? 3 कम है। जेम में 68, जेली में 65%। अगला चले, यहां फर्स्ट ऑप्शन से होगा रिफ्रैक्टोमीटर। अगला प्रश्न अपना, अर्का सूर्यमुखी। अर्का सूर्यमुखी इज ए इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ। अर्का सूर्यमुखी किसकी उन्नतशील किस्म
है। तो अर्का सूर्यमुखी ध्यान रखना कद्दू की है। किसकी है? अर्का सूर्यमुखी किसकी है? कद्दू की। नसील किस्म पंपकिन। किस्मों का ध्यान रखना, एक बारी में ही पूछ लेता है सीधा सा भाई किसकी है, इसकी ऑप्शन देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन अपना, द हार्मोन यूजफुल फॉर द फ्रूट रिपनिंग, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है या उपयोग में लिया जाता है? फलों को पकाने में कौन सा उपयोगी हार्मोन है? फर्स्ट दे रहा है ऑक्सीन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है जिब्रेलिन। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा काम होता है? एथिलीन या इथाइलिन। एक पूछ सकता है इथाइलिन का व्यापारिक उत्पाद, इथाइलिन का अगर व्यापारिक उत्पाद पूछे तो कौन सा है? इथ्रेल। कौन सा है? इथ्रेल। अगर इसकी गैसीय अवस्था पूछ ले तो कौन सी है? इथेफोन। इथाइलिन, इथ्रेल और इथेफोन तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। कौन सा फलों को पकाने के लिए उपयोगी हार्मोन? एथिलीन, इथाइलिन, इथ्रेल, इथेफोन। कोई सा भी पूछ सकता है। 34 आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, निम्न में से कौन सा फल है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है? किसमें विटामिन सी अच्छी मानी जाती है? किसमें विटामिन सी अच्छी मानी जाती है? कौन से फल में विटामिन सी अधिक पाया जाता है? देख लेते हैं। मैंने एक दिन बताया था आपको, जो फल पीले रंग के होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बारबेडोस चेरी में। किसमें पाया जाता है? बारबेडोस चेरी। इससे कम किसमें पाया जाता है? आंवला में। पूछेगा दोनों पे आकर रुक जाएगा। विटामिन सी जब भी पूछता है या तो इसके लिए पूछा जाएगा या इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन किसको मानना है? बारबेडोस चेरी को। सेकंड मानना है किसको? आंवला को। देखो फर्स्ट है मैंगो, इसमें तो विटामिन ए पाया जाता नहीं होगा। दूसरा कौन सा है? आंवला, ये हो सकता है। तीसरा कौन सा है? लेमन। और चौथा कौन सा है? बेर। तो यहां मैंने बात की थी किसकी? बारबेडोस चेरी की। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो विटामिन सी सर्वाधिक किसमें है? आंवला। तो यहां ऑप्शन कौन सा होगा? आंवला। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 35, टीएसएस ऑफ जेली। देखो पूछ लिया जेली में टीएसएस कितना होता है? मैंने बताया जेम में 68, जेली में 65। तो कितना हो गया? 65%। जेली में कुल घुलनशील ठोस कितना होता है? 65%। यहां ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, 65%। अगला पूछ लिया इन्होंने, एप्पल कलर इज ए वैरायटी ऑफ, एप्पल कलर सेब के रंग, एप्पल कलर सेब रंग किसकी किस्म है? कौन से फल की है सेब एप्पल कलर? किसकी है? अमरूद। सीडियम गवाजावा। एप्पल कलर किसकी किस्म है? गवावा की है, ध्यान रखना। अगर एक ध्यान रखना, एक ललित किस्म भी, ये भी बार बार पूछती है। ललित किसकी किस्म है? अमरूद की। ललित भी अमरूद की है और एप्पल कलर भी अमरूद की है, जो बार बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं 37। अगर विच स्टेट, कौन सा राज्य इज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फेनुग्रिक, मेथी का लिखा हुआ है, इन इंडिया, भारत में कौन सा राज्य मेथी के हाईएस्ट प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन करता है या सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य? राजस्थान। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है, किस राज्य में होता है? तो एक ही राज्य है, कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में एक मेथी प्रसिद्ध है, कौन सी? कसूरी मेथी, या कह सकते हैं खुशबू वाली मेथी, जिसमें सुगंध आती है। तो वो कहां की प्रसिद्ध है? नागौर। कसूरी मेथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नागौर है। तो यहां मेथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राज्य? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल फॉर ह्यूमन अडल्ट, एक वयस्क आदमी को प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? पूछा गया एक व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी आवश्यकता होती है, कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो यहां लगभग होता है 310 ग्राम। कितनी होती है? 300। तो यहां ऑप्शन में कौन सा है? 300, 285। थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा। अगर नेक्स्ट में भी 2020-22-23 प्रश्न आएगा तो कितने ग्राम आएगी? 310 के, 300 से ऊपर पूछ जाएगी। तो यहाँ एक व्यक्ति के लिए औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता कितनी है? 200
85 ग्राम। अगला जो प्रश्न है 39 का वो है टोगनबर्ग इज ए एक्सोटिक ब्रीड ऑफ, ये विदेशी नस्ल है, ये तो इन्होंने कह दिया, लेकिन ये विदेशी नस्ल कौन से पशु की है? टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है किसकी? पहला ऑप्शन देख रहा है इन्होंने, सीप भेड़ की, काऊ गाय, गोट बकरी और पिग सुअर, सुअर की तो नहीं है, हमने गाय में भी इसको कभी नहीं पढ़ा और भेड़ में भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ टोगनबर्ग, हाँ टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? बकरी की है। टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है, कौन सी? टोगनबर्ग। आगे अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एनुअल मिल्क प्रोडक्शन, एनुअल मिल्क प्रोडक्शन, दूध का वार्षिक उत्पादन ऑफ इंडिया, भारत का 2014-15 में, 2014-15 में, 2014-15 में भारत में दूध उत्पादन कितना है? अगर पूछ ले विश्व में, एक चीज ध्यान रखना है, डाटा पुराना हो गया, अभी किसी काम करे 2014-15 का अपने किसी काम का नहीं है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? भारत की। किसकी है? भारत की। अगर बात करते हैं भारत में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? यूपी की। सेकंड किसकी है? राजस्थान की। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो, विश्व में भारत में ये चीज समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं भारत में वार्षिक दूध उत्पादन कितना है 2014-15 में। तो 2014-15 में दूध उत्पादन कितना था? 146 मिलियन टन है, 146 मिलियन टन था। अगर पूछ ले 20-21 का, 20-21 का तो कितना है? 210 मिलियन टन या 209.5 मिलियन टन है। समझ गए? भारत में वार्षिक दूध उत्पादन वर्तमान में 2020-21 के अनुसार पूछा कितना है? 210 मिलियन टन। और 2015-14-15 का पूछा तो वो कितना है? 146 मिलियन टन। चलो, जेट 2017 का जो एग्रीकल्चर का पेपर था वो हमने सोल्व कर लिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो एक अच्छी तरह से देखना, और देखना जितने भी ये नेक्स्ट आने वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 1-2% पुराने पेपरों से रिपीट होते रहते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना, और जो आगे हैं अपन और बात करते रहेंगे।